अच्छा मेरा बेटा, हम लोगों का जो चैप्टर नया शुरू होने जा रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक अच्छा चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों को ना ये चैप्टर मुश्किल लगता है। तो भाई इसके मुश्किल लगने की जो रीज़न है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके मुश्किल लगने की रीज़न बहुत सिंपल है कि बच्चे जो है ना वो इसको बीच से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं हमेशा, ठीक है। या बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ के ना बीच से पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपने इसको आसान बनाना है। इसको आसान बनाने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जिस सीक्वेंस में मैं आपके लेक्चर्स लेके चलूंगा ना, आपने उस सीक्वेंस में लेक्चर्स को लेके चलना है। जिस तरह बताता जाऊंगा आपने उस तरह से चलना है। जो होमवर्क दूं बिल्कुल चुप करके आपने वो होमवर्क करना है। ऐसे लेके चलोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विल नॉट बी अ डिफिकल्ट चैप्टर एनी मोर, इंशाल्लाह, ठीक है। चलो देखो भैया, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो कहानी की इब्तिदा होती है वो हमारे पास होती है ऑर्स्टेड की थ्योरी से। ऑर्स्टेड की थ्योरी। अब भैया ऑर्स्टेड साहब ने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी से हम अपनी कहानी की इब्तिदा करते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं फिर रिवाइज भी करा देता हूँ। हम यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पर ई कैट एम डी कैट की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो जितना कुछ हमें ई कैट एम डी कैट की फिजिक्स के लिए चाहिए होगा वो सब हम यकीनन डिस्कस करेंगे। जो हमें उसके लिए नहीं चाहिए होगा उसको हम छू कर भी नहीं गुजरेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर फिजिक्स पढ़ना नहीं है, ई कैट एम डी कैट की फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। सर ऑर्स्टेड की थ्योरी के अंदर पहली बात क्या थी? सर ऑर्स्टेड ने ना कुछ ऑब्जर्वेशन ली थी। अच्छा वो ऑब्जर्वेशन क्या थी? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताओ कि नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, और ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है, तो आप एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हो जिस डिवाइस को हम कंपस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही है, हम कंपस इस्तेमाल करते हैं। उस कंपस में क्या होता है, हमने देखा हुआ उस कंपस के अंदर ना एक इस तरह का निडल होता है। और ये जो निडल होता है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है मेरा बेटा, ये ऐसे पॉइंट कर रहा होता है। इसका एक एंड पे क्या होता है, आपके पास नॉर्थ होता है, एक एंड पे क्या होता है, साउथ होता है। ये जो निडल होता है ना, इस निडल की खास बात क्या होती है? इस निडल की खास बात ये होती है कि ये बेसिकली एक मैग्नेटाइज्ड निडल होता है। कैसा निडल होता है ये होता है मेरा बेटा एक अदद मैग्नेटाइज्ड निडल। ये होता है एक अदद मैग्नेटाइज्ड निडल। अच्छा सर, मजीद आहिस्ता आहिस्ता बताएं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल इब्तिदा से चलते हैं। सर मैग्नेटाइज नीडल की खास बात क्या होती है? मेरे बच्चे, आपने कभी मैग्नेट देखा है? हमने अपने बचपन में कभी ना कभी मैग्नेट को आपस में फेंका होगा, मारा होगा। तो हमारे पास ना, लेट से ये एक मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ठीक है। अब अगर मैं इसके करीब एक मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट लाता हूं, ये मान लो मेरे पास कोई मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट है, कोई कील है, कोई चाबी का टुकड़ा है, कोई आयरन का कोई पीस है, कोई भी ऐसी चीज है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है, तो मैं देखूंगा कि इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। और मैं कहूंगा कि ये जो मैग्नेट है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने पहले, सबसे पहली बात हमने ये देख ली है, ये सीख ली कि जो भी कोई मैग्नेट होता है, इस मैग्नेट के सराउंडिंग में एक रीजन होता है। इस मैग्नेट के सराउंडिंग में क्या होता है, रीजन होता है। इस रीजन की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट आएगा तो मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स लगाने की सलाहियत रखता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जब हम चार्ज वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। हमने कहा ये चार्ज है और ये चार्ज के सराउंडिंग में चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आएगा तो पहला वाला चार्ज जो कि सोर्स चार्ज है, यानी कि ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई करेगा अगर वो उसी जैसा चार्ज होगा। अगर डिफरेंट चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेट के आजू बाजू में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आपने सीखा ये कि अगर एक मैग्नेट की फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, वो अट्रैक्शन फेस करता है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपकी निडल होती है ना, ये एक कंपास है। कंपास जो डायरेक्शन बताने का काम करता है, सही है, कंपास। अब ये जो कंपास है इसमें जो निडल होती है ये भी मैग्नेटाइज निडल होती है। अब चूंकि अर्थ खुद एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आपने सुनी होगी ये बात, अर्थ खुद एक बड़ा सा क्या है, मैग्नेट है। क्योंकि आपको ये बात पता है अर्थ का अपना एक अदद क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। अर्थ का अपना एक अदद क्या होता है, साउथ पोल होता है, कुछ इस तरह से
जो अर्थ है, ये बेसिकली क्या है, एक एंड इसका नॉर्थ पोल है, एक एंड इसका क्या है, साउथ पोल है। तो अगर आप अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी कंपास निकालते हो ना, तो वो जो मैग्नेटिक निडल है वो अपने आप को अर्थ के नॉर्थ और अर्थ के साउथ से क्या करती है, अलाइन करना शुरू हो जाती है। तो अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, अभी तक मैंने ऑर्स्टेड थ्योरी शुरू नहीं करी। अभी मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो सर हेनरी ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया था। कंपास समझ में आ गया भाई। कंपास का आसान भाषा में क्या फायदा है, आसान भाषा में ये फायदा है, अब जाहिर है अगर मैं एक कमरे के अंदर मौजूद हूं और यहाँ कमरे में ना मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो जाहिर है मुझे पता थोड़ी चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड नारे मारती हुई थोड़ी आएगी कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। मुझे कैसे पता चलेगा, मैं वहाँ कंपास निकाल के रखूंगा, तो अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, विच विल इंडिकेट कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। सही। अच्छा, ये बात हो गई। मजीद क्या है हमारे पास, इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास जो चार्जेस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। सर चार्जेस क्या होता है भाई, वही जो मेरा बेटा प्लस और माइनस वाले चार्जेस होते हैं ना, वो दो तरह के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से दो तरह का, मेरा बेटा जो चार्ज है ना वो या तो स्टैटिक होगा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है भाई, रुका हुआ चार्ज। ठीक है, चार्ज या तो स्टैटिक होगा, या मेरा बेटा चार्ज आपके पास कैसा होगा, डायनामिक चार्ज होगा। या तो चार्ज रुका हुआ होगा या चार्ज मूव कर रहा होगा। अच्छा, अगर चार्ज रुका हुआ होगा तो इसके पास इसके सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमें पता है चार्ज के आजू बाजू में कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो अपने ऊपर ताकत लगती महसूस करता है। तो स्टैटिक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में सिर्फ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर कोई डायनामिक चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड किससे क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है, जो मैग्नेटिक नेचर के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है। तो अगर कोई चार्ज मूव करता आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब डायनामिक चार्ज के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, ये आपके कोर्स का डोमेन नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सिक्वेंस है, जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना है, वहां से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हायर लेवल पे जो मास्टर लेवल पे किताबें होती हैं उसमें ये इसकी ग्रिफिथ की एक मशहूर किताब है, उसमें इस पूरे फिनोमेना को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हमारे लेवल पे नहीं है ऐसी कोई चीज। बस इतना आपको बताया गया है कि जो भी कोई आपका डायनामिक चार्ज है उसके सराउंडिंग में क्या होती है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, डायनामिक चार्ज से मुराद क्या होती है ये तो बता दें। कोई भी ऐसा चार्ज जो कि मूव करता हुआ आ रहा हो, कैसे आ रहा हो भाई, मूव करता हुआ। अब हो सकता है वो मूव करता हुआ आ रहा हो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हो सकता है वो मूव करता हुआ आ रहा हो विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। तो चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा हो, चाहे वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा हो, दोनों केस में इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होगी भाई मेरे, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इतनी बात हमें समझ में आती चली जाती है। सही है। अच्छा, और क्या हमें समझ में आता है यहां तक, और मेरा बेटा आगे चल के हमारा बार बार पाला पलेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, इसको भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास जो है ना एक अदद हमारा है बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट का ना एक होता है आपके पास नॉर्थ पोल, एक होता है आपके पास साउथ पोल। सही है। नॉर्थ पोल मेरा बेटा हमारे पास वो होता है जहां से हमारे पास इलेक्ट्रिकल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही होती है, ऐसे इमिट हो रही होती है। ये होता है हमारे पास क्या मेरा बेटा, हमारा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को हम कहते हैं यहां से जो हमारी फोर्स लाइंस हैं ये क्या हो रही हैं, आउटपुट जा रही हैं। कोशिश करना कि साथ साथ नोट्स बनाने के चक्करों में ना पड़ो, सिर्फ सुनते जाओ, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स आप तब बनाते रहना सुकून से रिकॉर्डिंग को देखकर। अभी सिर्फ सुनो और कॉन्सेप्ट को फोकस करो। चैप्टर बहुत आसान है, आपको मजा आएगा, उस कॉन्सेप्ट पे लेके चलो। साउथ पोल में क्या होता है, आपकी जो फोर्स लाइंस होती हैं ये मेरे बच्चे इनवर्ड मूव करती हुई जा रही होती है। सही हो गया। ये आप लोगों ने अपने क्लास 10 में या अपने O2 के अंदर इसकी मैग्नेटिक लाइंस को ट्रेस भी किया होगा। एक एक्सपेरिमेंट होता है कि जो बार मैग्नेट होता है उसके सराउंडिंग में आप आयरन फिलिंग्स को ड्रॉप करते हो, तो आयरन फिलिंग को जब ड्रॉप करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इस तरीके से इसके सराउंडिंग में ना कुछ लाइंस बन रही होती हैं, आप ट्रेस करके बताते हो कि यार ये बेसिकली क्या है, ये मैग्नेट की फोर्स लाइंस है।
जहन में क्या रहेगा, जो आपका नॉर्थ पोल है यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है, साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, अंदर आ रही होती है। तो आपसे कभी भी कोई पूछता है कि यार मैग्नेटिक फोर्स लाइंस का डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। सही हो गया, बेहतरीन हो गया, समझ में आती है हमें ये बात भी। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या मैंने समझा दिया। और से थ्योरी में भी आपको नीचे शुरू कराता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं इसको। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कंपास क्या है। कंपास मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने का एक आला है। अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको पता कैसे चलेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास रखोगे तो कंपास, जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आपने कंपास रखा, कंपास ऐसे अलाइन हुआ है, ये बता रहा है अर्थ का नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है। आपने कोई और मैग्नेट यहाँ पे लेकर आ गए, ऐसे कोई मैग्नेट लेकर आ गए मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया, ये बता रहा है कि भाई अभी जो इसके करीब में जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ना, मोर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसका नॉर्थ इस जगह पे। यानी कि अगर कोई आप मैग्नेट कंपास के करीब ले आओगे जिसकी फील्ड अर्थ से ज्यादा है, तो कंपास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो आपको अभी मौजूदा मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से बताना शुरू कर देगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। मैंने बोला यार मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे ही मैंने बना के दिखा दी आड़ी तिरछी सी। मैंने कहा यार ये जो मैग्नेट है, इसके सराउंडिंग में जो रीजन है, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट आता है और वो अपने ऊपर एक ताकत लगती हुई महसूस करता है, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है भाई, मेरे मैग्नेटिक फील्ड है। सही हो गया। अच्छा, अब एक और चीज यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मान लो मेरा बेटा, ये मेरे पास जो है ना, एक कोई बार मैग्नेट है, मिसाल दे रहा हूं समझाना, समझना। ये मान लो मेरा बेटा, मेरे पास एक कोई क्या है, बार मैग्नेट है, ये उसका आ गया नॉर्थ पोल, ये उसका आ गया क्या, साउथ पोल। अब मुझे पता है बार मैग्नेट के सराउंडिंग में मेरे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी यकीनन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मान लो एक अदद मैग्नेटिक फील्ड डिजाइन कर दी। ये मान लो मेरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, ये मान लो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट रखता हूं, तो वो अपने ऊपर एक ताकत लगती हुई महसूस कर रहा होगा। सही। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना लिए, मैंने कहा भाई लेट से दिस इज पॉइंट एक्स एंड लेट से दिस इज पॉइंट वाई। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एक्स पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखूं, मैग्नेटिक नेचर के ऑब्जेक्ट को, ऑब्वियसली मैग्नेटिक नेचर के ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता हो। अगर मैं एक्स पॉइंट पे मैग्नेटिक नेचर के ऑब्जेक्ट को रखूं, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, हमें पता है। वाई पॉइंट पे रखूं तब भी फोर्स लगेगी, ये भी पता है। ज्यादा फोर्स कहां पे लगेगी, क्या ख्याल है, चैट में बता दो। ज्यादा फोर्स कहां पे लगेगी, एक्स पे या वाई पे, या दोनों पे एक बराबर लगेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी और वाई के ऊपर कम फोर्स लगेगी। एक्सेलेंट, समझ में आती है बात। क्यों सर, ऐसा क्यों है? अरे भैया सोर्स के नजदीक हो गए ना, सोर्स के करीब जाने पे फोर्स क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, कॉमन बात है। एक्स मतलब आप जितना, जो मैग्नेटिक नेचर की सोर्स है, जिसकी वजह से मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, वो तो बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट के जो जितना करीब होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर फोर्स उतनी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो फोर्स एट एक्स पॉइंट ज्यादा होगी और फोर्स एट वाई पॉइंट क्या होगी, कम होगी। अब यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। अभी तक हमने चैप्टर शुरू नहीं किया, अभी हम इसकी बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। यहां से कॉन्सेप्ट किसका आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या भला है, समझिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मेरा बेटा हम पूरे चैप्टर में रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ये कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सर आसान जबान में बताएं ये क्या चीज है, देखो आसान जबान में समझते हैं। आपने मेरा बेटा एक्स पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कोई मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट रखा, उसके ऊपर जितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इस पॉइंट के ऊपर, वो कहलाएगी इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपने वाई पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट रखा, वाई पॉइंट पर इस पर जितनी फोर्स लग रही है वो कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट वाई पॉइंट। ये कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी शो क्या करती है, कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक है। जाहिर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी,
इसका मतलब वहां पे जो फोर्स है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक नेचर की, वो उतनी ज्यादा होगी। जितनी वीक होगी, वहां पे जो मैग्नेटिक नेचर की फोर्स है उस पॉइंट पे, वो उतनी क्या होगी, वीक होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करते हो, बिल्कुल वैसे ही है। कोशिश करना जितनी डेफिनेशन आपको बताऊं ना, अपने नोट्स में उसको उर्दू जबान में लिख के रखो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा। किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो भाई वो अंग्रेजी में लिख ले। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या कॉन्सेप्ट बताया आपने? मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी गिवन पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट रखा, तो वो अपने ऊपर जितनी ताकत लगती महसूस करेगा उस पॉइंट पे, दैट विल डिफाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। अब मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू डिफरेंट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। सही हो गया। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, बी से करते हो। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए, वैसे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, नजर ही आ रहा है आपको, यहाँ लिख भी देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको आगे चलकर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहेंगे। वो जब उसकी वजह आगे खुद ही आ जाएगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो इसकी वजह भी आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सही है। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, तो मेरा बेटा इसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास होती है टेस्ला, या इसकी यूनिट आपके पास होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसकी यूनिट आपके पास आएगी न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। ठीक है। ये टेस्ला वही है, वो जो आजकल गाड़ियां चल रही है ना, टेस्ला। ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर आगे आ जाएगी, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर आगे आ जाएगी। कि किस तरह से आई, टेस्ला इसकी एक ऑनररी यूनिट है टेस्ला फिजिसिस्ट के नाम के अगेंस्ट। जैसे फोर्स की ऑनररी यूनिट क्या है, न्यूटन है, हालांकि एक्चुअल में इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह वर्क डन की ऑनररी यूनिट क्या है, जूल है। वैसे तो एक्चुअल में वो न्यूटन मीटर है, लेकिन उसको आप क्या कहते थे, जूल कहते थे उठा के। ठीक है। तो इसकी भी आप टेस्ला यूनिट याद रखो। बाकी वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, वो आगे आ जाएगा। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी आगे उठकर आ जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी वो मैं भी थोड़ी देर में आपको बता देता हूं। यहां तक मुझे बता दो मेरा बेटा, सब चीज क्लियर है सबको, कोई मुश्किल तो नहीं है? बोलो। अब देखो, अब मेरा बेटा हमारे पास जो पहला टॉपिक है ना पढ़ने के लिए, वो हमारे पास है ऑर्स्टेड थ्योरी। अच्छा। अब अच्छे तरीके से सुनते चलना, क्योंकि इस टॉपिक से माजी में 2 से 3 एमसीक्यू आपके बने हुए हैं, वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आए हुए हैं। ठीक है। सर हेनरी ऑर्स्टेड का पहला नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, जिन्होंने कोई चीज डिस्कवर की थी, और इसकी बेसिस के ऊपर हम आगे चलते हैं। सर हेनरी ऑर्स्टेड ने क्या डिस्कवर किया, देखो। इन्होंने देखा कि यार एक हम इनके पास है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। अब गौर से सुनते चलना मेरे बच्चे, फिर इससे ना बहुत सारे हमारे सवाल बनते जाएंगे। अब गौर से सुनिएगा। ठीक है। इन्होंने ये चीज देखी उठा करके, देखो, ये मैंने वैसे ही बनाया है, ये जो ये बनाया है ना सर्कल, इस सर्कल का फिलहाल आप कोई मकसद नहीं है। ठीक है। इसको अभी डॉटेड कर देते हैं। ठीक है। अब सर हेनरी ऑर्स्टेड ने क्या चीज ऑब्जर्व करी, इन्होंने यहां रखे हुए थे कुछ कंपसेस। क्या रखे हुए थे मेरे भाई, कुछ कंपसेस रखे हुए थे ऐसे। ये कुछ कंपसेस हैं, अभी मैं इनके अंदर एरो भी बना देता हूं। ठीक है। बल्कि इसी को कॉपी कर लेना। ये मेरा बेटा कुछ कंपसेस है, मैं इन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ। 2 मिनट दो, कॉपी हो जाएंगे। अभी देखो, अब मेरे बच्चे इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी, इन्होंने ऑब्जर्व ये चीज करी कि हमारे पास, गौर से देखिएगा, जब इस कंडक्टर में से करंट पास करता है, जब इस कंडक्टर में से क्या होता है, करंट पास करता है, तो इन्होंने ये देखा कि जो कंपसेस थे ना, ये पहले रैंडम डिफ्लेक्ट हुए हुए थे, यानी कि ये पहले रैंडमली किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर में से करंट गुजरा, यानी कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू में रखे गए, जैसे ही इनको करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे पीछे रखा, तो हुआ क्या, ये कंपसेस ने अपनी डिफ्लेक्शन जो है ना उसको चेंज कर दिया। यानी कि कंपसेस एक खास अंदाज में डिफ्लेक्ट हो गए, समझिएगा। कंपसिस की डिफ्लेक्शन एक खास अंदाज में आ गई, यानी कि इस डायरेक्शन में आ गई। ये जो मैं बना के दिखा रहा हूं ना, कंपसिस सारे के सारे इस तरह डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। समझिएगा। सबसे पहले जब करंट नहीं पास हो रहा था,
तो जो कंपस की डायरेक्शन थी वो रैंडम थी। कोई कंपस कहीं पॉइंट कर रहा था, कोई कहीं पॉइंट कर रहा था, कोई कहीं पॉइंट कर रहा था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, समझो बात को, समझो बात को। पहले मान लो ये कंपास ऐसे पॉइंट कर रहा था, ये वाला कंपास भी यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा था, ये वाला कंपास यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा था, ये वाला यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा था। जैसे ही इसमें से करंट पास हुआ, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, और ये वाला आपके पास यहां आ गया। सही। अब समझो बात को आगे। इसने ये चीज नोट करी, जैसे ही करंट पास होता है तो कंपसेस अपनी डिफ्लेक्शन क्या होते हैं, तब्दील करते हैं। सही। अच्छा, अब हमें यह बात पता है कि यार कंपास एक डिवाइस है जिसका काम है सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना। अब जाहिर है सर हेनरी ऑर्सिट को भी यह बात पता थी। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है? इससे यह बात समझ में आ रही है कि भैया इस कंडक्टर में से करंट को पास करने से कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? वो मैग्नेटिक फील्ड इस इस कंपास को डिफ्लेक्ट करने का सबब बन रही है। क्योंकि कंपास डिफ्लेक्ट, कब भाई? कंपास है क्या? एक मैग्नेटिक निडल है उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? इसके अंदर से करंट पास करने से। तो इन्होंने पहली बात क्या दी? इन्होंने अपनी पहली ऑब्जर्वेशन दी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारे पास क्या होती है भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में अपने पास क्या होती है जनाब? मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने ये चीज देखी कि अगर मैं करंट को फ्लो कराना बंद कर दूं, यानी कि अगर मैं करंट को जीरो कर दूं, कि कंडक्टर में से करंट नहीं गुजर रहा, तो इन्होंने देखा कंपस विल लूज इट्स डिफ्लेक्शन। क्या मतलब है इस जुमले का? कंपस विल लूज इट्स डिफ्लेक्शन। क्या मतलब है इस जुमले का? कि कंपस अपनी डिफ्लेक्शन लूज कर देगा। इसका मतलब यह है कि जैसे करंट के गुजरने की वजह से ये कंपास ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। जैसे ही इसमें से करंट गुजरना बंद हो जाएगा, यानी कि सिर्फ तार पड़ा रह जाएगा, तो ये कंपास वापस अपनी जगह आ जाएगा जहां था, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, जहां था जो था वो वैसे आ जाएगा। यानी कि जो कंपास की जो मैग्नेटिक निडल है वो अपनी डिफ्लेक्शन क्या करेगा? लूज करेगा। तो उन्होंने बोला भैया जो भी परेशानी है, जो भी मसला है, जो भी दिक्कत आ रही है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट के गुजरने की वजह से आ रही है। एज लॉन्ग एज द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, तो कंपास एक नई डिफ्लेक्शन करता है। जैसे ही करंट जीरो होता है, कंपास अपनी डिफ्लेक्शन लूज करता है। तो इसलिए अपना पहला ऑब्जर्वेशन दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या एग्जिस्ट करती है? मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब वैसे हमें तो ये बात पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं करंट क्या है, तो करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज मूव करता हुआ जा रहा है फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड। तो ये जो चार्ज है, ये यकीनन डायनामिक चार्ज होगा। क्यों सर डायनामिक चार्ज क्यों होगा? अबे चार्ज मूव करता हुआ जा रहा है ना कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे, तो डायनामिक चार्ज है। तो जब ये डायनामिक चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डायनामिक चार्ज के सराउंडिंग में तो हमें वैसे भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक अदर क्या होती है भाई मेरे? मैग्नेटिक फील्ड होती है। जहन में रख लीजिएगा ये बात। तो ये बात पता चल गई। फिर इन्होंने एक और पॉइंट दिया यहां पे। इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या दिया? इन्होंने दूसरा पॉइंट ये दिया, इन्होंने दोबारा ऑब्जर्वेशन ली इसकी। दोबारा ऑब्जर्वेशन ली। यही चीज मैं दोबारा यहां ड्रॉ कर रहा हूं इस जगह पे, समझना। अब इन्होंने जब दोबारा ऑब्जर्वेशन ली ना, तो दोबारा ऑब्जर्वेशन में क्या बात है? अब की बार इन्होंने करंट को ऊपर से नीचे कर दिया। यानी कि पहले ऊपर वाली फिगर में देखो करंट नीचे से कहां जा रहा था मेरे बच्चे? ऊपर जा रहा था। अब करंट ऊपर से कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जब करंट ऊपर से नीचे आ रहा था, तो डिफ्लेक्शन जो है ना वो उलट हो गई। क्या मतलब सर उलट हो गई? देखो अभी समझते हैं। पहले मैं बना लूं फिर समझते हैं। आप कंपासेस को देखो, आपको डिफ्लेक्शन के उलट होने का ना सारा कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा और नजर भी आएगा। देखो ये वाले कंपास को देखो, इसका डायरेक्शन देखो। फिर ये वाले कंपास को देखो, इसका डायरेक्शन देखो। देखो आपको ये दोनों उलट होते हुए नजर आ रहे हैं साइड बाय साइड। अगर आप देखो इनको, तो देखो ये वाला जो आपका कंपास था, ये वाला, ये पहले इस तरह था, ये वाला अब उलट हो गया, 180 डिग्री पलट गया। ये पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया। ये ऐसे था, अभी उल्टा हो गया। ये ऐसे था, अभी उल्टा हो गया। यानी कि इन्होंने क्या नोट किया? इन्होंने ये नोट किया
कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। अगर हम यहां लिख भी देता हूं, अगर 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 करंट की डायरेक्शन को, अगर करंट की डायरेक्शन को अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ये चीज इन्होंने नोट करी। पहली ऑब्जर्वेशन, जब तक करंट गुजर रहा है तब तक सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। सबूत, कंपास डिफ्लेक्ट हुआ हुआ है। अगर करंट को जीरो कर दे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। समझ में आती है? यहां तक मुझे बता दो बच्चे, सब चीज सबकी क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है बच्चे, मैं अभी एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है? चलो। कोई मसला नहीं है बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चलो दोबारा देख लो एक बार। देखो भैया, हमने क्या बात पढ़ी थी सर हेनरी ऑर्सेट की थ्योरी के अंदर? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुन लो। हमने ये बात पढ़ी कि आपके पास जो भी कंडक्टर है, जब इसमें से करंट पास करेगा तो उसके सराउंडिंग में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। भाई इसका सबूत क्या है? सबूत ये है कि जो कंपासेस है ना वो क्या शो कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। नजर आ गई आपको ये बात? फिर हमने देखा यार, जब करंट जीरो हो जाएगा तो कंपास अपनी डिफ्लेक्शन जो है वो लूज कर देगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी। यानी कि जब करंट जीरो हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना मेरे बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड वेनिश कर जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी। तभी तो कंपास ने डिफ्लेक्शन लूज कर दी। फिर हमने देखा कि यार अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। सही है। सबूत क्या है कि जो कंपास पहले एक्सट्रीम लेफ्ट पे था, अब वो कंपास कहाँ आ गया, एक्सट्रीम राइट पे आ गया। अब बता दो बच्चे, जितने लोग दोबारा रिवाइज करने का बोल रहे थे, अब क्लियर है? रिवाइज हो गया? सही है। चले आगे। एनएस बेटे, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ठीक है। हम्म। बेटे, मोबाइल में जो करंट की डायरेक्शन आती है वो सेंसर्स की मदद से आती है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। चलो, अब देखो मेरे बच्चे, चलते हैं आगे। अब मेरा बेटा, ये हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये मेरे बच्चे, ये हमारे पास क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है मेरा बेटा? वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अपने ऊपर एक अदद ताकत लगती हुई महसूस कर रहा होगा। तो ये हमारे पास बन गया, हमें नजर भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है। ठीक है, इतनी बात सही है। अब मेरे बच्चे, यहीं पर हमारे पास ना, इसी की, अब ये चीज आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, मिसाल देता हूँ। अब ये आपने बताना है। अब मैं सब चीज पढ़ा चुका हूँ इसके अंदर, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें जो मैंने आपको पढ़ाई ना हो। ये इसको इधर बनाया।
ये मान लो, अब आपको ये बात पता है कि भाई यहाँ पे अगर इस कंडक्टर में से ना करंट गुजर रहा है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तो होगी होगी, हमें ये बात पता है, सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स बना दूं, लेट से मैंने कहा ये पॉइंट एक्स है और लेट से मैंने कहा ये पॉइंट वाई। अब बताओ, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बोलो हाँ या ना। और अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो दोनों में से किस पॉइंट पे फोर्स ज्यादा होगी? बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं। एक्स के ऊपर फोर्स ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है। भैया एक्स के ऊपर फोर्स ज्यादा होगी और वाई के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी। इतनी बात हमें समझ में आ जाती है। अब यहां पे मेरा बेटा हम लोग डिफाइन करते हैं हमारा राइट हैंड ग्रिप रूल। हम लोग क्या डिफाइन करते हैं अब यहाँ पे अपना राइट हैंड ग्रिप रूल। अब सवाल पैदा होता है, सर राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है? मैं बोलूंगा भैया आप ये नोट करो कि आपके पास ये जो आपको आपका ये नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? ये जो आपको आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजर आ रही है, आपको इनका डायरेक्शन भी तो नजर आ रहा है। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो एक अदद कैसी क्वांटिटी है? वो एक अदद क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में एक अदद क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब ये आ रहा है हमारे पास हमारा राइट हैंड ग्रिप रूल, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो ऊपर मैंने एरो बनाए थे ना, ये एरो मैंने राइट हैंड ग्रिप रूल की वजह से ही बनाए थे। अब समझो जरा इसको, देखो इसको इधर ले आते हैं। ये देखो इधर। अब ये मेरे बच्चे, ये राइट हैंड ग्रिप रूल है। अब ये राइट हैंड ग्रिप रूल क्या कह रहा है, आपने इसको किस तरह से पढ़ना है, समझो अब जरा इसको। देखो, आपने अपने थंब को आपने अपने थंब को उस डायरेक्शन में रखा जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है। पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद में आपको ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उस पर लेके चलता हूं वापस, ठीक है? समझो, आपने अपने थंब को उस डायरेक्शन में रखा जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और ये किस हाथ की बात हो रही है? राइट हैंड की बात हो रही है, सीधे हाथ की। आपने सीधे हाथ के अंगूठे को उसमें रखा जहां आपका करंट जा रहा है। तो आपकी जो ये फिंगर्स कर्ल कर रही है ना, ये जो आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, बंद हो रही हैं फिंगर्स, ये बताएंगी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताएंगी? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझो अब जरा इधर आओ, देखो। अब इसमें आपका जो अंगूठा आएगा वो ऐसे आएगा, ये मान लो आपका अंगूठा है, वो करंट कहाँ जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है। आपका जो सीधे हाथ की फिंगर्स है वो ऐसे ही कर्ल हो रही होंगी, बोलो हाँ या ना। तो ये जो कंपास की डायरेक्शन थी, ये आपको नजर आ रही है फॉलो होती हुई, बोलो भैया हाँ या ना। अगर आपने अपने सीधे हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखा तो जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो कहां पे कर्ल हो रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है। अब यहां पे देखो जरा, अब यहां पे देखो। अब इसके अंदर आपका थंब कैसे होगा? ऐसे होगा आपका थंब, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो अब देखो आपकी फिंगर्स जो कर्ल हो रही होंगी वो ऐसे कर्ल हो रही होंगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी। कर्ल करके चेक करो, बंद हो रही है फिंगर्स। तो ये है मेरा बेटा हमारे पास क्या, राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल, बोलो भैया समझ आ गई राइट हैंड ग्रिप रूल सबको? जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी राइट हैंड ग्रिप रूल कर रहे हैं, जब करंट नीचे आ रहा है तब भी राइट हैंड ग्रिप रूल कर रहे हैं, बोलो भैया सेट है? आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। चलो, अब जरा ना मेरी बात जरा गौर से सुनना। आसान आसान हो गया ना, अब सुनते चलो गौर से बात, ठीक है? अब ये हो गया यहाँ तक की कहानी। अब देखो मेरा बेटा, अब गौर से सुनना और अपने दिमाग के सारे ढक्कन खोल के और जो भी आगे पीछे मस्ती कर रहे हो ना उसको छोड़ के सुनना, जो जो मैं बात बताने लगा हूं अभी, ठीक है? क्योंकि अब आपके जितने सवाल बनेंगे ना वो यहीं से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ये मान लो हमारे पास एक अदद करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है? अब आपसे मैं पूछता हूं यार, ये एक पॉइंट है, यहां मैंने नाम दे दिया इसको पॉइंट एक्स का, ये पॉइंट एक्स का नाम दे दिया, ठीक है? यहां एक पॉइंट है, इसे नाम दे दिया मिसाल के तौर पे मैंने पॉइंट वाई का नाम दे दिया, ठीक है? पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई का नाम दे दिया। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे बताओ पॉइंट एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और पॉइंट वाई पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? चलो जल्दी से बताओ, पॉइंट एक्स पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और पॉइंट वाई पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो भैया मेरे साथ साथ लेके चलने की कोशिश करो, जैसे मैं बता रहा हूं गौर से सुनो और मेरे साथ साथ करो। अपना जो आपका सीधा हाथ है ना, उस सीधे हाथ का अंगूठा रखो यहां पे,
सही है। सीधे हाथ का अंगूठा रखो आप यहां पे, सीधे हाथ का अंगूठा रखो यहां पे, और फिंगर्स को ऐसे लेके जाओ, तो आपको एक्स पॉइंट पर जाकर ऐसा लगेगा, और से सुनना, एक्स पॉइंट पर जाकर ऐसा लगेगा कि आपकी फिंगर्स स्क्रीन के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। और से देखो, आपको एक्स पॉइंट पे जाके ऐसा लगेगा कि आपकी फिंगर्स स्क्रीन के अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। बोलो भैया, क्या ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा? बोलो भाई, लग रहा है ऐसा? अब देखो बच्चे, आपके पास सूरत हाल क्या हो रही है, देखो समझो यहां पे, ये आपने अपना थंब रखा यहां पे। बेटे अब सबको नजर आ रहा है ना, कोई मसला तो नहीं हो रहा किसी को भी? बस सही है। ठीक है, चलो देखो, बस सिर्फ इसको देख लो ताकि आपको उस क्वेश्चन का आइडिया हो जाए क्वेश्चन कैसे करना है। ये स्क्रीन है, और यहां पे आपने अपना ये कंडक्टर रखा हुआ है, थंब को आपने ऐसे रखा, और फिंगर को आप यहां लेकर आ रहे हो स्क्रीन के ऊपर। तो यहां देखो, ये जो आपकी उंगलियां है ना, ये वाली, ये जो उंगली है, ये उंगली, ये देखो, ये ऐसे आपकी कहां जाने की कोशिश कर रही है? फिंगर के अंदर जाने की, स्क्रीन के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, फिंगर के अंदर नहीं, सॉरी, स्क्रीन के अंदर जाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? स्क्रीन के अंदर। भाई यही चीज आपको मैंने इसके अंदर बतानी थी। अब वापस आओ इस सवाल के ऊपर, जिस तरीके से मैंने रखा था ना, अब एक बार आप बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर, अब आप दोबारा से अपने थंब को रखो, और फिर मुझे बताओ। अब देखो, अब रखो और मुझे बताओ कि पॉइंट एक्स पे आपको अंदर जाती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो भैया। सही हो गया। देखो, अगर किसी का अभी भी मसला है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुन लो, ठीक है? चेक करो। देखो भैया, करना क्या है, स्टेप वाइज फॉलो करते हुए चलो, कोई जल्दी नहीं है। देखो, थंब को यहां रखो, ये आपके सीधे हाथ का अंगूठा है, फिंगर्स को लेकर आओ। जब आप पॉइंट एक्स पे अपनी फिंगर्स को लाओगे ना, सही है, और फिंगर्स को बिल्कुल बंद नहीं कर देना। जैसे आप मिसाल के तौर पे, आप जैसे अपने अपने फिंगर्स को आगे से घुमाते हो ना, आपने पूरा घुमा के बंद नहीं कर देना। फिंगर्स को आगे से थोड़ा सा कर्ल करना है, बस थोड़ा सा कर्ल करना है, ठीक है? कि आगे से हल्का सा आपकी फिंगर जो है ना वो मुड़ी हुई हो। जब आप थंब को कंडक्टर पे रखोगे और फिंगर्स को पॉइंट एक्स पे लेके जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो फिंगर्स है वो पॉइंट एक्स पे कहां जाने की कोशिश कर रही हैं? इनटू द स्क्रीन। बोलो भैया, कप को होल्ड करते हुए जैसे फिंगर्स को करते हैं, एक्सेलेंट। सही है। बोलो भाई, एक्स पे इनवर्ड आती हुई अब सबको नजर आ गई, कोई मसला तो नहीं है किसी का? अब अगर एक्स पे अंदर आती हुई नजर आ गई, अब मुझे बताओ पॉइंट वाई पे कहां पर आएगी? अब पॉइंट वाई पे लाओ जरा। जी बेटा, वीडियो बंद कर दिया, वो प्ले नहीं करेगी, ठीक है? वाई पर आउटसाइड होगी, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, देखो, बिल्कुल वैसी वाई पर आउटसाइड होगी। कैसे? ये आपका थंब है, आपने ऐसे यहां से घुमाते 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 आप यहां पे ले आए। जब आप पॉइंट वाई पे लाओगे तो आपको ऐसा लगेगा पॉइंट वाई पे आपकी फिंगर्स कहां आ रही हैं? आउटवर्ड आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो पॉइंट एक्स होगा ना, यहां पे आप आंसर मार्क करोगे कि ये कहां पे जा रहा है। ये जाने की कोशिश कर रहा है मेरा बेटा इनवर्ड या इनटू द स्क्रीन। यहां पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। सही हो गया, बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से इस तरीके के सवाल आते हैं आपके पास, यहां पे जहन में रख लेना। अब अगर मैं आपसे बोलूं यार एक और सवाल है, मिसाल के तौर पे गौर से सुनो और बताओ मुझे। अब जल्दी से बताओ, ये मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अच्छे से दिमाग लगा के बताना मुझे। अब पॉइंट एक्स पे बताओ, ये मेरा पॉइंट एक्स है, लेट से दिस इज पॉइंट एक्स, एंड लेट से दिस इज पॉइंट वाई। पॉइंट एक्स पे बताओ कि क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और पॉइंट वाई पे बताओ क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, जल्दी से बताओ। देखो भैया, ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि औरसिट थ्योरी से माजी में जो तीन सवाल आए हुए वो सिर्फ डायरेक्शन से रेलेवेंट आए हुए। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये थंब को रखा, सही। आपने अपने हाथ को ऐसे रखना है, बिल्कुल ऐसे भी नहीं छोड़ देना,
और बिल्कुल ऐसे बंद भी नहीं कर देना, ऐसे रख देना कि आगे ये जो आपकी फिंगर्स की ये जो पोर्स है ना, ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो इसके साथ, ठीक है। अब ये देखो, ये आपने थंब को रखा, ये थंब कहाँ रखा जाएगा, जहां पे आपका करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आपका थंब रखा जाएगा। यहां करंट जा रहा है अभी, ये रखा, ये इस पॉइंट पे जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे ये आपका फिंगर्स कहाँ जा रही है, इनवर्ट, यहां से आ रही हो। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट था, यहां पे फिंगर्स कहाँ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। बोलो भैया अब समझ में आ गया। इससे ज्यादा आसान करके ना मैं नहीं बता सकता, ये मैक्सिमम आसान था जो मैं कर सकता हूं। अब बता दो, सबको क्लियर हो गया यहां तक, सब चीज समझ में आती है। बोलो भैया। भाई बेटा अगर जितने लोगों को अभी तक नहीं समझ में आता, आप लोग जो है ना ई कैट एम डी कैट से रिजाइन ले लो और कोई दूसरा काम करो, ये नहीं है बच्चे आपके बस का, ठीक है। देख लो आगे पीछे कोई और काम कर लो, ठीक है। जरूरी थोड़ी है हर बंदा इंजीनियर और डॉक्टर बने यार, कोई लाजमी थोड़ी होता है, ठीक है। चलो अब मैं दो सवाल और दे रहा हूं, जल्दी से करना। एक्स पॉइंट पे हमें समझ में आ गया, एक्स पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये इनटू द स्क्रीन जा रहा है या इनवर्ट जा रहा है। वाई पॉइंट पे समझ में आ गया, वाई पॉइंट पे क्या है, आउट ऑफ द स्क्रीन है या आउटवर्ड जा रहा है, समझ में आता है। अब एक पॉइंट और दे रहा हूं, एक पॉइंट और समझ लो आप इस तरह से है कि क्या करें 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 यहाँ पे, ऐसे कर लेते हैं चलो। ऐसे करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अपने घर का ना गेट बंद कर लेना, कमरे का, जहां बैठ के लेक्चर ले लो, घर वाले समझेंगे पहली क्लास ली है फिजिक्स की और बच्चे को पागल कर दिया सर ने। तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए इधर, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ। फिर एक पॉइंट यहां पे, पॉइंट बी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, जल्दी से डायरेक्शन बताओ, और डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया। ए पॉइंट पर कहां आ रहा है, ए पॉइंट पर आउटवर्ड आ रहा है और बी पॉइंट पर इनवर्ड आ रहा है, बहुत आला। ए पॉइंट पर आउटवर्ड और बी पॉइंट पर इनवर्ड, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ए पॉइंट पर आएगा आउटवर्ड, बहुत जबरदस्त। ऐसे सीधे हाथ के थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, ए पॉइंट पे लाएंगे, ए पॉइंट पे आएगा आउटवर्ड, बी पॉइंट पे आएगा इनवर्ड, बहुत आला। अच्छा अब आपसे एक एक डायरेक्शन और पूछ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए थोड़ा सा। अब अच्छे से सुनना जरा, मैं कहता हूं, गौर से सुनना, अच्छे से सुनना और मुझे जवाब देना। मैं कहता हूं यार करंट मेरे पास ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है, अगर कहीं क्रॉस लगा हुआ है ना, इसका मतलब करंट इनटू द प्लेन जा रहा है। करंट इनटू द प्लेन का मतलब क्या होता है भाई सर, ये इनटू द प्लेन किस बला का नाम है ये। भाई इनटू द प्लेन का मतलब ये है, समझिएगा, इनटू द प्लेन का मतलब ये है, ये आपके हाथ में जो भी आपकी पेंसिल पेन जो भी चीज है ना, अगर आप उसको स्क्रीन के अंदर घुसा दो, समझ रहे हो, स्क्रीन के अंदर लेके चले जाओ, जैसे जब हम दीवार में ड्रिल करते हैं, ड्रिल कहाँ जाती है, स्क्रीन, दीवार के अंदर, इनटू द वॉल। जो उसमें कील होता है वो कहाँ जाता है, इनटू द वॉल। ऐसे ये कहाँ जा रहा है, इनटू द जा रहा है। जैसे करंट समझ लो जहां आप बैठे हो वहां से स्क्रीन के अंदर से स्क्रीन के अंदर होता हुआ जा रहा है, तो ये इस तरह जा रहा है, ठीक है। अब समझ जाना ये बात। अब मैं आपको कहता हूं यार ये एक पॉइंट यहां पे मेरे पास है, इसको कह देता हूं भाई पॉइंट ए। बोलो पॉइंट ए पे क्या डायरेक्शन है, और फिर बोलो यहां पॉइंट बी पे क्या डायरेक्शन है। देखो दो मैंने बोला है, करंट कहां जा रहा है, इनटू द प्लेन। अगर आप समझ गए हो तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे निकालने में कोई मसला ही नहीं होने वाला, और अगर आप नहीं समझे हो अब तक तो फिर मसला होगा यकीनन। चलो अगर मैं सर हेनरी रॉडस्टिट की थ्योरी को समराइज करूं तो भाई उन्होंने सिर्फ ये बात बताई कि जो कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारे पास एक अदद क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। और इतनी बात हमें समझ में आ गई अच्छे से भाई। अच्छा फिर हमने मजीद क्या पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि जब तक उसमें करंट है मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। फिर हमने देखा कि सर हेनरी ऑर्सिट की थ्योरी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि हमें करंट के कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, सही है। अब यहां पर आपने एक बात जहन में रखनी है और अपने नोट्स में डाल लेनी है, क्या, जो आपने अभी राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा है, राइट हैंड ग्रिप रूल के थंब को आप रखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं दैट विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका डायरेक्शन बता रही है, ये डायरेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छे से नोट्स कर लेना, नोट कर लेना इस बात को। वजह सर, वजह ये है कि आगे चल के हमने एक राइट हैंड रूल पढ़ना है,
वो राइट हैंड रूल क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो बच्चे को कंफ्यूजन हो रही होती है। तो ग्रिप रूल क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, ये वही वाली है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बी से रिप्रेजेंट किया था, कि या वेबर पर मीटर स्क्वायर कहा था, या टेस्ला कहा था इसका यूनिट, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर मैंने इसको कहा था। तो ये हमारे पास था ग्रिप रूल। इसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना। सही हो गया। फिर हमने ये भी देख लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में, करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मेरे बच्चे, वो किस फॉर्म में होती है, वो सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होती है। सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। पढ़ ली हमने ये बात भी। और ये सर्कल भी कैसे होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। सर ये कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या भला बीच में अचानक से नाजिल कर दिया आपने, अभी समझते हैं इस बात को भी। देखो देखो भैया, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे, ये मेरे पास एक अदद है करंट कैरिंग कंडक्टर, समझना। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास है एक अदद करंट कैरिंग कंडक्टर, समझिएगा बात को। ये हमारे पास है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक हो गया। और अब ये मेरे बच्चे एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यार ये एक एक्स पॉइंट है, ये एक वाई पॉइंट है, एक्स पॉइंट भी फील्ड के अंदर है, वाई पॉइंट भी फील्ड के अंदर है, बिल्कुल। तो इसका मतलब एक्स पर भी फील्ड एग्जिस्ट करेगी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेगी। तो भैया एक काम करते हैं ना, अगर एक्स पर भी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो फिर मैं एक्स के ऊपर भी एक सर्कल बना लेता हूं। बना ले भाई सर्कल एक। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक सर्कल एक्स पर भी बना लिया, ठीक है। इसी तरह अगर वाई पर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो मैं वाई पर भी एक अदर सर्कल बना लेता हूं। भाई मैंने क्या किया, मैंने ये एक अदर सर्कल किस पे बना लिया, ये मैंने एक अदर सर्कल वाई पे बना लिया। अब आप नोट करो, ये जो सारे के सारे सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन सारे के सारे सर्कल्स का ओरिजिन देखो यहीं पर है, कॉमन यहां पर है। भाई अगर आप इनको ऊपर से देखोगे, आप यहां से इनको ऑब्जर्व करते हो, तो आपको इन सारे के सारे सर्कल्स का जो ओरिजिन नजर आएगा, वो इसी पॉइंट पे नजर आएगा। ये नजर आएगा आपको इन सर्कल का ओरिजिन। तो ये आपके पास कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर। इनका सेंटर कैसा है, कॉमन सेंटर है। तो ये इनका कॉमन सेंटर है। और कॉमन सेंटर में क्या होता है, करंट की सोर्स रखी हुई होती है, जिसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपके पास निकल कर आ रहे होते हैं। जैसे अगर आप किसी खड़े हुए पानी के अंदर एक पत्थर ड्रॉप करते हो, तो उसमें आउटवर्ड रिपल्स जा रही होती हैं, बिल्कुल वैसे ही फिनोमेना आपके पास है, ये जिसको आप उससे रिलेट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये बात हमें समझ में आ जाती है। फिर हमने और क्या बात देखी, और हमने ये बात देख ली कि ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो हमने बता दिया। और हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड एक अदद कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन आपके पास कैसे आती है, ये सारा का सारा पॉइंट हमने यहां पर देख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे, यहां तक मुझे बता दो मेरे बच्चे, सब चीज सबको क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, बोलो। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास इतनी बात तो हमें समझ में आती है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। क्या मतलब सर इस जुमले का, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ये क्या भला है भाई। देखो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज से मुराद ये, या फोर्स ऑन अ डायनामिक चार्ज से मुराद ये है कि जब कभी भी कोई चार्ज मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। सही है, देखो सर क्या मतलब, सर अभी समझते हैं मिसाल से। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक अदद मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ डिजाइन की हुई है, ठीक है। ये मान लो मेरे बच्चे हमारे पास एक अदद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन में मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। यहां पे एक कोई चार्ज है, और ये चार्ज जो है ना एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करता हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, ठीक है। ये ऐसे इंटर हो गया इस मैग्नेटिक फील्ड में, और इसकी कोई एक सर्टेन वेलोसिटी है। यहाँ पे ये कुछ एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा का, मैंने नाम भी दे दिया, ठीक है। अभी ये इसके अंदर क्या हो रहा है मेरे भाई, इंटर हो रहा है। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है, सूरत हाल ये है कि आप यहां पे देखो, आपको दो अदद मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन नजर आ रहा है। दो अदद मैग्नेटिक फील्ड्स मेरे बच्चे आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। सर कैसे, अभी समझते हैं। देखो पहले मैं लिख दूं, आपको दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं। सर कौन कौन सी दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं, देखो मेरे बच्चे। नंबर एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको आपने बी से शो किया हुआ है। नंबर एक क्या है आपके पास, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आपने बी से शो किया हुआ है। नंबर दो, आपके पास डायनामिक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड है। नंबर दो क्या है आपके पास,
डायनामिक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड, डायनामिक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड है। भाई अभी ऊपर पढ़ा था ना, डायनामिक चार्ज के पास क्या होती है, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, सही है। तो डायनामिक चार्ज के पास जो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इंटरेक्शन कर रही हैं। और इसके इंटरेक्शन के नतीजे में क्या हो रहा है, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक नेचर का फोर्स, रिजल्टेंट और कैसा, मैग्नेटिक नेचर का फोर्स किस पे एक्ट करता है भाई, चार्ज पे एक्ट करता है, चार्ज पर एक्ट करता है, चार्ज पर एक्ट करता है, सही है। और वो जो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर एक्ट करता है ना भाई, दैट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ध्यान में रखिएगा ये फोर्स कौन सी है, ये फोर्स आपके पास मैग्नेटिक नेचर की फोर्स है, किस पे एक्ट कर रही है, चार्ज पे एक्ट कर रही है। इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस ऑफ बी। अब सर ये v क्रॉस ऑफ b लिखने से क्या मुराद है, कि ये जो फोर्स है, ये मेरे बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट होता है किस किस का, वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या बना है, क्रॉस प्रोडक्ट से मुराद ये है कि कभी भी आपके पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर में भी एक अदद वेक्टर आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो सीखा क्या, सीखा ये कि भैया जब कभी भी एक चार्ज मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जहन में रखिएगा, इस फोर्स के होने के लिए, इस फोर्स के होने के लिए बुनियादी शर्त है कि दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट कर रही हों। अगर दोनों में से एक भी मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी, तो ये फोर्स एक्ट करना बंद कर देगी। बोलो बच्चों, क्या यहां तक सबको समझ में आया। देखो, दो फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट क्यों कर रही है भाई, इसकी मिसाल ऐसे ले लो, ये एक डब्बा है, इसमें एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां लग रही है। तो ये जो डब्बा मूव करेगा, ये रिजल्टेंट फोर्स के नतीजे में होने वाले एक्शन की वजह से मूव करेगा। क्यों सर, इसलिए कि ये दो फोर्स फील्ड्स के अंदर आ गया। इस डब्बे पे एक फील्ड की फोर्स यहां से लग रही, एक फील्ड की फोर्स यहां से लग रही, तो मिलाकर क्या हो रहा है, मिला के क्या हो रहा है, आपके पास ये दोनों फोर्स फील्ड्स के मिलने की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वजह से मूव करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। एफ रिजल्टेंट मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड के मिलने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, उसे मैंने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स का है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगा क्या, अभी सब पढ़ेंगे, अभी तो इस टॉपिक की इब्तिदा हुई है। थीटा क्या है वो भी बताऊंगा, अभी सब थीटा वैसे वी और बी के दरमियान का एंगल है, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है। ठीक है, बोलो बच्चे, अभी सिर्फ इतनी बात समझ में आ गई कि जब कभी भी कोई चार्ज मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, बस अभी इतनी बात करी है मैंने। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या न्यूमेरिकल होगा, फोर्स ज्यादा कब कम होगी, कब कम होगी, वो अब करेंगे। ठीक है, चलो बोलो भैया। ठीक है, वापस शुरू करते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था, उसके ऊपर आते हैं। देखो भाई साहब, हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज है। उसमें मैंने ये बताया, जब कभी भी हमारे पास कोई चार्ज मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सही है, अच्छा जी। अब बस, अब हमारे पास ये फोर्स एक्ट करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चे कि ये फोर्स जीरो कब होगी, मैं यहां लिखता हूं, मैंने लिखा व्हेन विल दिस फोर्स बी इक्वल टू जीरो। अब देखो मेरे बच्चे, ये फोर्स डिपेंड कितनी चीजों के ऊपर कर रही है, आप नोट करो अच्छे तरीके से। आपको यहां नजर आ रहा है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, सही है। अब आपने देखा यहां पे एफ क्यू पे डिपेंड कर रहा है, एफ वी पे डिपेंड कर रहा है, एफ बी पे डिपेंड कर रहा है, एफ साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही है, चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें पता चल गया भाई, फोर्स के जीरो होने के लिए कंडीशन है कि ये चार चीजों में से कोई एक जीरो हो जाए। नंबर एक, अब बताता जाऊंगा और फिर बताता जाऊंगा कि एग्जामिनर कैसे पूछेगा। नंबर एक, क्यू जीरो हो जाए, सही है। मेरे भाई क्यू जीरो होने से क्या मुराद है, क्यू जीरो होने से ये मुराद है कि चार्ज जीरो हो जाए, यानी कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया हो, समझना इस बात को। यानी कि अगर मैं कोई न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट कर दूं, क्या प्रोजेक्ट कर दूं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है।
कोई फोटोन प्रोजेक्ट कर दूं, फोटोन कैसा एनर्जी पैकेट है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है वो भी, सही। कोई एटम प्रोजेक्ट कर दूं, ये ध्यान में रखिएगा ये सारे नाम, मैं लिख देता हूं यहां पे। अगर मैं कोई न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट कर दूं, अगर मैं कोई एटम प्रोजेक्ट कर दूं, या अगर मैं कोई फोटोन प्रोजेक्ट कर दूं, ध्यान में रखना, अगर मैं इसमें से कोई भी चीज प्रोजेक्ट कर देता हूं तो अल्टीमेटली वो फिर कैसा रहेगा मेरे भाई, न्यूट्रल रहेगा। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। भाई न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, और फोटोन भी न्यूट्रल होता है। अच्छा सर, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आप देखो, आपको नजर आ रहा है एफ डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वी के ऊपर, तो आपने लिख दिया अगर वी जीरो हो जाए। वी के जीरो होने का मतलब क्या है, मैं पूछूंगा यार वी है क्या? वी से मुराद है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। अगर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि आपका चार्ज स्टैटिक है, आपका चार्ज डायनामिक नहीं है। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था? मैंने आपको ऊपर ये बात बताई थी कि अगर आपका जो चार्ज है वो डायनामिक होगा तभी उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी, और दो मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन का होना जरूरी है जब जाके ये फोर्स एक्ट करेगी। तो अगर आपका चार्ज स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है, इसका मतलब चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। वही आप ये कह रहे हो चार्ज स्टैटिक है, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई जनाब, जीरो हो गई, सही है। नंबर 3, नंबर 3 और नंबर 2 बेसिकली एक ही बातें हैं, बस अलग अलग करके लिखी हुई है। नंबर 3 आप कह रहे हो बी जीरो है। बी जीरो का मतलब, बी क्या चीज है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। आप ये कह रहे हो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए भाई साहब, जीरो हो जाए। क्या मतलब सर? देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था जब कभी भी कोई चार्ज मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है, दो मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से उसके ऊपर ये फोर्स एक्ट करती है। समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है? अब आप यहाँ पे अच्छे से देखें, यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट 2 और पॉइंट 3 आपके सामने लिखा है, ये एक ही बात है अगर आप इसको गौर से देखो। पॉइंट 2 करने से चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है, दो में से एक फील्ड खत्म हो गई तो फोर्स जीरो हो गई। पॉइंट 3 करने से तो फिर क्या होता है, दो में से एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास खत्म हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बाकी रहती है। मतलब बात वही है, घुमा फिरा के ना बात वही की वही चल रही है, कोई भी कहानी आपके पास चेंज नहीं हो रही। हमें समझ में आ रही है बात, ठीक है। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट केस जो हमारा है वो ये है कि मेरा बेटा, अगर आपके पास साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए, समझना, अगर आपके पास साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो भी आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों सर जीरो क्यों हो जाएगी? भाई साइन थीटा की जगह पे अगर आप जीरो रखते हो, मैंने थीटा की जगह जीरो रखने नहीं बोला, मैंने साइन थीटा की जगह जीरो रखने बोला है। आप जैसे ही साइन थीटा की जगह जीरो रखते हो तो क्यू कुछ भी होता रहे, वी कुछ भी होता रहे, बी कुछ भी होता रहे, साइन थीटा जीरो है तो फोर्स ऑटोमेटिकली विल बिकम जीरो। समझ में आती है? अच्छा, अब आगे देखो। अब मेरा बेटा, हमारे पास साइन थीटा जीरो कहाँ कहाँ पे होता है ये बात समझो। थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन थीटा जीरो होगा। सिमिलरली अगर थीटा 180 डिग्री है तो भी साइन थीटा क्या होगा, जीरो होगा। क्या मतलब सर इस जुमले का? पहले मैं यहां लिख देता हूं। थीटा 0 डिग्री के केस में भी एफ जीरो होगा, और थीटा 180 डिग्री के केस में भी फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। जहन में रख लेना ये बात, ठीक है। अब थीटा था क्या? थीटा मेरा बेटा एंगल था किस किस के दरमियान में, बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मुझे बता दो मेरे बच्चे, आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई मसला तो नहीं है किसी का? बोलो भैया, कोई मसला तो नहीं है? वी से मुराद वेलोसिटी है मेरा बेटा, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। अगर अल्फा पार्टिकल होगा तो अल्फा पार्टिकल जो है, तो वो तो आपके पास चार्ज पार्टिकल है ना, तो उसके ऊपर तो होगी, ठीक है। बस बेहतरीन है। देखो, अब देखो थीटा से क्या मुराद थी मेरे बच्चे, थीटा आपके पास था एंगल, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल है। किस किस के दरमियान में एंगल है? एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अच्छा, जितने लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सर अगर अल्फा पार्टिकल हो, तो भाई वो तो सारे चार्ज पार्टिकल है ना। अल्फा पार्टिकल भी चार्ज पार्टिकल है। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है ये भी चार्ज पार्टिकल होता है। कोई प्रोटॉन है ये भी चार्ज पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन है ये भी चार्ज पार्टिकल है, सही है। इसी तरह और क्या क्या मशहूर चीज हो सकती है, कोई ड्यूटेरॉन हो सकता है। सर ड्यूटेरॉन क्या होता है? ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस होता है, ये भी चार्ज पार्टिकल में आता है, सही है। और क्या हो सकता है भाई, कोई भी मतलब कोई बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन होता है,
ठीक है। सिमिलरली आपके पास कोई बीटा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव बेसिकली आपका पॉजिट्रॉन होता है। तो ये तो सारे चार्ज पार्टिकल हैं, इनमें से आप किसी भी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में उठा करके लेके जाओगे डायनामिक अंदाज में, तो दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से इस पे फोर्स यकीनन एग्जिस्ट करेगी। वो फोर्स करेगी क्या, वो अभी हमने पूरी बहस करनी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स जीरो कब कब हो सकती है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। ये देखो, मैं यहाँ मार्क कर देता हूं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, व्हेन विल दिस फोर्स बी इक्वल टू जीरो। पढ़ेंगे सब, छोड़ना हमने कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। चलो, थीटा मैंने बता दिया वी और बी के दरमियान का एंगल है। तो आपको यहां से ना दो बात समझ में आती है, क्या, कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा वी और बी के दरमियान में, या अगर थीटा 180 डिग्री होगा, तो जनाब कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सर इसको जरा ना बनाकर समझाएं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, चलो इसको जरा बना के समझते हैं। देखो, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक अदद मैग्नेटिक फील्ड है। ये मान लो मेरे बच्चे, हमारे पास एक अदद क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है, ये आ रही है एक अदद मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक चार्ज बनाया Q1, ये कोई चार्ज पार्टिकल है। एक चार्ज मेरा बेटा मैंने यहाँ पे बनाया Q2, ये भी कोई चार्ज पार्टिकल है, सही है। अब जो ये मेरा चार्ज नंबर 1 है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही। जो मेरा चार्ज नंबर 2 है ना भाई साहब, ये ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, सही। दोनों का मैंने वेलोसिटी यहाँ मार्क करके दिखा दिया। इसको कह दिया मैंने V1, इसको कह दिया मैंने V2, सही। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब आप नोट करो, अगर मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे आप देखो मेरा बेटा कि आपके पास थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके पास चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये आपके पास क्या है, पैरेलल है। यहां पे देखो आप, तो आपको नजर आ रहा है ये कैसा है आपके पास, ये आपके पास है एंटी पैरेलल। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है एंटी पैरेलल। क्यों एंटी पैरेलल है भाई, बी का डायरेक्शन देखो सीधे हाथ की तरफ है, और चार्ज नंबर 2 कहां आ रहा है, उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है। तो एक केस में आपके पास थीटा 0 डिग्री है, और एक केस में आपके पास थीटा कितना दिख रहा है आपको, थीटा आपको दिख रहा है 180 डिग्री। नजर आ गई आपको ये बात, सही नजर आ गई हमें ये बात। अच्छा, अब आप आगे देखो, यानी कि मेरे बच्चे आप यहां पे ना ये बात लिख सकते हो, क्या बात लिख सकते हो, अगर कभी भी आपने चार्ज को प्रोजेक्ट किया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, अभी जो एमडी कैट का रिकंडक्ट पेपर हुआ है ना 8 दिसंबर को, उसमें ये सवाल एज इट इज नोट से उठ के है। सेशन 2024 में आप जाके रिकॉर्डिंग देखोगे, वहां पर भी मैंने यही जुमले एज इट इज यूज किए, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वाला। और ये इस रिकंडक्ट के पेपर में एज इट इज क्वेश्चन भी मौजूद आपको मिल जाएगा। अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास जब कभी भी कोई चार्ज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या मुराद है, या तो वो पैरेलल टू द फील्ड आ रहा हो, या वो एंटी पैरेलल टू द फील्ड आ रहा हो। अलोंग का मतलब ये दोनों में से कोई भी बन सकता है। पैरेलल का मतलब है थीटा 0 डिग्री है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंटी पैरेलल का मतलब है थीटा 180 डिग्री है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आपके पास चार्ज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो इस केस के अंदर जो आपके पास फोर्स एक्ट कर रही होगी, ये कैसी होगी, जीरो होगी। और जब फोर्स जीरो होगी, तो चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। चार्ज कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सर चार्ज स्ट्रेट लाइन में क्यों जाएगा भाई, जब कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, तो चार्ज को अपने रास्ते से हटाने वाला एजेंट कौन होगा, कोई भी नहीं होगा। भाई खुद सोचो ना, एक बंदा सामने से भागता हुआ आ रहा है, मैं उसे एक धक्का दे दूं, अपनी तरफ घसीट लूं, दूर फेंक दूं, तो मैंने फोर्स लगाई, तो सामने वाले का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। लेकिन अगर सामने से बंदा भागता हुआ आ रहा है, मैं कोई मस्ती ना करूं, उसे कोई धक्का ना दूं, उसे अपनी तरफ ना खींचूं, उसे पीछे से पकड़ के घसीटूं ना, कुछ भी ना करूं, तो वो जिस सिम्प में जा रहा है उसी सिम्प में चले जाएगा। गोया के जब ये फोर्स जीरो होगी, तो चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। आप नोट्स में क्या लिखोगे, इफ अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द फील्ड, तो चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, और चार्ज कोई डिफ्लेक्शन सफर नहीं करेगा। अब सर ये डिफ्लेक्शन क्या बला होती है, इसके ऊपर आ जाते हैं। ये जो मेरा बेटा आपके पास ये जो फोर्स है ना, जो हमने अभी अभी पढ़ी है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, सर ये कौन सी फोर्स है, ये मेरा बेटा फोर्स है जब आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, मूव करता हुआ, तो दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की वजह से जो फोर्स एक्ट करती है वो ये वाली फोर्स है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, सही। ये जो फोर्स है ना बच्चे, ये फोर्स कैसी होती है, ये फोर्स होती है डिफ्लेक्टिंग नेचर की फोर्स। कैसी होती है, डिफ्लेक्टिंग
डिफ्लेक्टिंग नेचर की फोर्स होती है। कैसी होती है भाई? डिफ्लेक्टिंग नेचर की फोर्स होती है। गोया कि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिफ्लेक्ट करना। अच्छा सर, जरा समझाएं डिफ्लेक्शन होती क्या है। अभी समझते हैं। देखो, ये मान लो मेरा बेटा एक रास्ता था जो कि मान लो पार्टिकल ने अडॉप्ट करना था। यानी कि अगर अगर लेट से आपके पास एक मिनट, अगर मान लो आपके पास इसी रास्ते पे चलता रहता चार्ज तो ऐसे जाता है। यहां मैंने बना करके दिखा दिया, ठीक है। ये मान लो चार्ज का एक रास्ता था जिसके ऊपर उसने जाना था। अब हुआ क्या, वो यहां से चलना शुरू हुआ और चलते 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 वो मान लो ऐसे आ गया। अब ये चीज कहलाती है मेरे बच्चे डिफ्लेक्शन, ठीक है। या इसको आप कहते हो डेविएशन। डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ या डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। अब ये जो डिफ्लेक्शन या डेविएशन आ रही है ना फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, ये किस वजह से आती है? फोर्स के लगने की वजह से आती है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स आप पढ़ के आए हो ना, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, अगर ये फोर्स चार्ज पे एक्ट करती है तो इसका प्राइमरी मकसद क्या होता है? चार्ज को डिफ्लेक्ट करना, अपने ओरिजिनल पाथ से हटाना, अपने ओरिजिनल पाथ से आगे पीछे करना, ये इसका प्राइमरी मकसद होता है। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा? अगर थीटा 0 डिग्री है या थीटा 180 डिग्री है तो उस केस में फोर्स एक्ट नहीं करेगी। गोया नो फोर्स, यानी कि एफ इज इक्वल टू 0, तो आप यहां लिखोगे नो डिफ्लेक्शन। और जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन एज इट वॉज प्रोजेक्टेड। जैसे आपने इसको फेंका था वैसे ही चलता हुआ जाएगा। यहां तक बता दो मेरे बच्चे, क्या सबको कहानी ढंग से समझ में आती है? बोलो भाई। अब देखो भैया, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो कार्रवाई चल रही थी उसी पे चलते हैं आगे। हमने एफ इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा पढ़ लिया। हमने ये देख लिया फोर्स 0 कब कब होगी। अच्छा, अब एक सवाल आता है, पैदा होता है कि यार अगर मिसाल के तौर पे ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए भाई? समझना, अगर मिसाल के तौर पे ऐसा हो जाए कि जो एंगल है ना, जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक? किस किस के दरमियान में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। जाहिर है थीटा है ही किसके दरमियान में? यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। यानी कि अगर वी और बी के दरमियान का एंगल कितना हो जाए आपके पास? 90 डिग्री हो जाए। तो भाई इस केस में फोर्स के बारे में क्या होगा? अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, हमें ये बात पता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है अपने पास, सही। एफ डिपेंडेंट है किसके ऊपर? साइन थीटा पे। और हमें ये बात भी पता है कि साइन 90 डिग्री जो होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है मेरे बच्चे? +1 होता है। साइन 90 डिग्री +1 होता है। और साइन की 90 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होती है दैट इज मैक्सिमम पॉजिटिव। यानी कि +1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू साइन के फंक्शन की हो ही नहीं सकती, जहन में रख लेना, सही है। साइन के फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? +1 हो सकता है, इससे आगे इसका वैल्यू नहीं हो सकता, इसको जहन में रख लेना, सही। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है आपके पास? +1 होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब हम जरा। जब मैं यहां पे साइन 90 डिग्री लाके रखता हूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और यहां पे आ जाएगा +1। और मुझे पता है साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है किसके अंदर? 90 डिग्री के केस में। तो इस केस में मेरे पास जो फोर्स आएगी वो भी कैसी आएगी? मैक्सिमम आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। आप यहां से समझे क्या और सीखे क्या? आप यहां से जहन में क्या बात रखोगे? आप जहन में ये बात रखोगे, अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान का एंगल 90 डिग्री हुआ, अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान का एंगल 90 डिग्री हुआ, तो अल्टीमेटली दरमियान में जो फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी होगी? क्यू वी बी के बराबर होगी। क्यू से मुराद चार्ज, वी से मुराद वेलोसिटी और बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैक्सिमम हो जाएगी। कैसी होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि वेन एवर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो फोर्स एक्ट करेगी वो कैसी एक्ट कर रही होगी? मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रही होगी, सही है। समझ में आती है यहां तक की बात हमें भाई? कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अब मेरा बेटा यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना बच्चे सबको कि मैक्सिमम फोर्स जो एक्ट करेगी वो 90 डिग्री के केस में करेगी, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? क्यू वी बी होगा। बोलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया? सवाल करा दूंगा अब इसके 3 4 अच्छे से। चलो देख लो। अब आते हैं सवाल की तरफ। मान लो मेरा बेटा हमारे पास ना एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। गौर से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है लेट से 0.3 टेस्ला, सही है।
एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इंटर होता है। एक मैं कराऊंगा, बाकी आपने करना है, इसलिए अच्छे से देख लेना। एक चार्ज पार्टिकल जो है ना जनाब, वो क्या होता है, इसमें दाखिल होता है और उसकी आपको स्पीड दी हुई है। मिसाल के तौर पे आपको जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है जनाबे वाला 10 मीटर पर सेकेंड, आपको स्पीड दी हुई है, सही है। आपने बताना है यार इसके ऊपर ना फोर्स कितनी एक्ट करेगी, फोर्स कितनी एक्ट करेगी, सही है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये अलग अलग है। एक बार मान लो प्रोटॉन दाखिल होता है, ये आपको मैं सारे इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से हो सकते हैं। और फिर इससे क्या फायदा होगा आपको ना, इन सब के चार्जेस पता चल जाएंगे, ठीक है। ताकि पेपर, अच्छा ये सर हमें क्या इन सारे चार्जेस की वैल्यू और मास की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, तो बेटा बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, जहन में रख लेना। याद रखनी पड़ेगी, जो जितने लोग यहाँ पे ओ लेवल्स वाले ए लेवल्स वाले बैठे हुए हैं, आपके लिए भी यही बता रहा हूँ, याद रखनी पड़ेगी ये वैल्यूज, ठीक है। एक बार मान लो इसमें कोई, इसको चार्ज पार्टिकल नहीं करते, यहाँ सिर्फ पार्टिकल कर देता हूँ ताकि मैं सारे कवर करा दूँ ना क्वेश्चन से। एक बार इसमें कोई एक पार्टिकल एंट्री मारता है, ठीक है। पार्टिकल की कैटेगराइजेशन मैं नीचे पार्ट्स में कर रहा हूँ ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चन देख लें इसी से। एक पार्टिकल इंटर होता है, ठीक है। अच्छा, डी पे मैं कह देता हूं कोई न्यूट्रॉन इंटर हुआ, सही है। ई पे मैं कह देता हूं कोई एटम इंटर कराया मैंने, कोई भी एटम हो सकता है। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ। एफ में कह देता हूं मैं कोई न्यूक्लियस इंटर हो रहा है भाई, सही है, न्यूक्लियस इंटर हो रहा है। किसका न्यूक्लियस? सोडियम एटम का न्यूक्लियस इंटर हो रहा है। फिर डम 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 डम, ए बी सी डी ई एफ के बाद डी नहीं आता। ई एफ के बाद क्या आता है भाई? ई एफ के बाद आता है जी। मैं कह देता हूँ इसके बाद इंटर हो रहा है क्या, ड्यूटेरॉन इंटर करा देते हैं, ठीक है, ड्यूटेरॉन। ये अल्फा पार्टिकल का है, पहले अल्फा। सही। अब मैं आपको बारी बारी ना सबके ना चार्जेस समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, प्रोटॉन का चार्ज जो है ना वो क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 पावर -27 किलोग्राम। सर हमें ये याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, सॉरी पहले मास लिख रहा था मैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना आपके पास किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। बस फर्क ये होता है यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ होता है भाई। इलेक्ट्रॉन का वही चार्ज माइनस में होता है जो प्रोटॉन का प्लस में होता है। इसका मास होता है 9 × 10⁻³ किलोग्राम। मुझे पता है एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.11, ठीक है, लेकिन जो आपको चाहिए उसके लिहाज से बता रहा हूँ। पॉजिट्रॉन का यही सारा का सारा चार्ज और मास होगा जो इलेक्ट्रॉन का होता है, बस साइन चेंज हो जाएगा। +1.6 पावर -19 कूलम और 9 × 10⁻³ किलोग्राम, सही है। जहां तक रही बात हमारे पास न्यूट्रॉन की, तो भैया जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का आपके पास चार्ज तो होता है 0 कूलम, कोई चार्ज नहीं होता, और इसका मास उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, 1.6 पावर -27 किलोग्राम। अब जहां तक रही बात आपके पास एटम की, जहां तक हमारे पास बात रही एटम की, तो भैया एटम पे बजाते खुद चार्ज होता है 0। क्यों सर 0 क्यों होता है? क्योंकि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है शेल के अंदर, उतने प्रोटॉन की तादाद होती है न्यूक्लियस के अंदर। ये आपने 8वीं क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सही है। इसी तरह अगर इसके मास की बात करें, तो भैया एटम का मास कमोबेश वही होता है जो न्यूक्लियस का मास होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर होता है, यही वजह है कि बाबा रदरफोर्ड ने अपने जमाने में कहा था कि एटम का जो ओवरऑल मास है वो कंसंट्रेट हुआ होता है सेंटर के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस में। अगर आपको ये पूरी कहानी नहीं भी समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी बात ध्यान में रखना, एटम का मास वही होता है जो न्यूक्लियस का मास होता है। और न्यूक्लियस का मास कहां से मिलता है? सुनना, न्यूक्लियस का मास मिलता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोटॉन के मास से, प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो न्यूट्रॉन के मास से। सर क्या बताया आपने, ये कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा बताएं भाई, फिर सुन लो। मैं बता रहा हूं एटम का मास कहां से मिलता है आपको, सही है। मतलब फिजिक्स में अगर हमें कहीं, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें एटम का मास चाहिए होगा तो कहां से निकालेंगे? भाई एटम में तीन बुनियादी चीजें हैं हमारे लेवल तक, अब तो और भी चीजें दरियाफ्त हो गई हैं, लेकिन हमारे लेवल पर तीन बुनियादी चीजें, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, सही। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग के शेल में होता है, सही हो गया भाई। तो एटम का मास पहली बात तो वही होगा जो उसके न्यूक्लियस का मास है। उसके न्यूक्लियस में दो चीजें थी, कौन कौन थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। तो भैया जितने प्रोटॉन है उसको प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगर एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोटॉन का मास आ गया। फिर जितने न्यूट्रॉन है उसको न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो। भाई इस तरह से आपके पास प्रोटॉन का मास भी आ गया, न्यूट्रॉन का मास भी आ गया, दोनों को जोड़ लिया, न्यूक्लियस का मास मिल गया। ऑल्दो के टेक्निकली ये पूरी बात जो मैंने आपको बताई है गलत है।
मतलब इसमें 1% का एरर है। ये कहना कि पूरा गलत है ये तो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। इसलिए कि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको हम इतना कोई खातिर ख्वाह उस पर कंसिडरेशन नहीं ले रहे होते। जहन में रख लेना इस बात को, ठीक है भैया। अच्छा जी, इस तरह से निकालोगे आप ये। और इसके बाद अगर न्यूक्लियस का बोला जाएगा, अच्छा न्यूक्लियस का और अल्फा पार्टिकल का फिर मैं आपको खुद करा दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में न्यूक्लियस का और अल्फा पार्टिकल का मैं आपको खुद करा दूंगा, इसको फिलहाल आप रहने दो। फिलहाल आप सिर्फ इतनी बात कर लो, इतनी चीज का कर लो, ठीक है। अब देखो, आपने करना क्या है, फोर्स निकालनी है ABCDE के ऊपर। 5 सवाल आपको दिए हुए। अब मैं एक आपको करके दिखाता हूं कैसे आपने फोर्स निकालनी होगी। देखो पहला सवाल करके दिखा रहा हूं। ए पार्ट, F = QVB sin θ। सही हो गया। अच्छा, आपको इसने क्या कहा, आपको इसने कहा मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, पार्टिकल इंटर हो रहे हैं। और यहां पे आपको कह रहा है जो पार्टिकल इंटर हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर हो रहा है। कैसे इंटर हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। गोया इसने आपको ये बता दिया छुपे लफ्जों में कि थीटा कितना है, 90 डिग्री है, ये भी पता चल गया। वेलोसिटी भी दे दी। अब फोर्स कैसे निकालनी है भाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर दे उठा के, यार क्या करेंगे। क्यू कितना दिया हुआ है, 1.6 × 19 कूलम, जो कि चार्ज है प्रोटॉन का, क्योंकि पहला पार्टिकल मेरा यही है। वेलोसिटी कितनी है 10, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.3। और आगे आपके पास आ गया साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि थीटा भी दिया हुआ था, सही। अब मैंने क्या किया भाई, 1.6 को यहां 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। सही है। 16 कैसे हुआ भाई, 1.6 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा तो ये 16 बन जाएगा। फिर 16 को आगे मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.3 से, 0.3 से। और मल्टीप्लाई में आ गया 10⁻⁻19, और साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। सर क्या किया फिर बताएं। भाई 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, अभी एक जीरो है ना यहाँ पे, जब एक जीरो है तो डेसिमल सिर्फ एक स्टेप आगे आएगा, तो एक स्टेप आगे आया तो क्या बन गया, 16 हो गया। अब 16 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है भाई, सिंपल बात आ गई, ठीक है। और 10⁻⁻19 आ गया एज इट इज। अब क्या करेंगे भाई, अब इसको मैं करूंगा 16 मल्टीप्लाई बाय 0.3 को मैं लिख सकता हूं 3/10, मल्टीप्लाई में आ गया 10⁻⁻19। अब क्या करेंगे भाई, ये 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। टेबल आपको 1 से लेके 20 तक बिल्कुल जबरदस्त तरीके से याद होने चाहिए, उसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए। 16 3 से आपके पास होता है 48, अपॉन में आ गया 10, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10⁻⁻1 बन जाएगा। और यहां आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻19। सिंप्लीफाई करेंगे तो 48, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो बन जाएगा 10⁻⁻20। आपने मुझे याद दिलाना है, कल की क्लास के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि मैंने बेसिक मैथ 01 और बेसिक मैथ 02 दो लेक्चर ही आपके साथ शेयर करने हैं, जो कि आपके पूरे वीक का होमवर्क रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक का। ताकि आपको पता रहे, क्योंकि जैसे जैसे अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए फिर मुश्किल होते जाएंगे, ठीक है। समझते जाना है आपने। मैं तो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन बेसिक मैथ 01 02 आपने साथ में कवर करके भी रखनी होगी, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है, कल जो हमारी संडे वाली क्लास है उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है मुझे याद दिलाना, आज की क्लास के बाद नहीं, संडे वाली क्लास के बाद, ताकि आपका जो आगे के 5 दिन है उसमें आप होमवर्क करो, ठीक है। खैर, 48 × 10⁻⁻20 हमारा आंसर आ गया, सही है। अब इसकी यूनिट क्या होगी भाई, फोर्स निकाल लेते ना, ये न्यूटन आ गई उठ के, ठीक हो गया। ये आपने फोर्स किस पे निकाल ली है, प्रोटॉन पे फोर्स निकाल ली है। अब आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालनी है, फिर पॉजिट्रॉन पे फोर्स निकालनी है, फिर न्यूट्रॉन पे निकालनी है, फिर एटम पे फोर्स निकालनी है। न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। एटम पे फोर्स क्या आ जाएगी, वो भी जीरो आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के ऊपर चार्ज जीरो है। बोलो भाई, यहां तक क्या सबको सारी बात समझ में आ गई है, कोई मसला तो नहीं है, हो जाएगा।